सो कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसका लास्ट टॉपिक अपना कंपाउंड। Element is a type of matter having the simplest composition. अब एलिमेंट ये मैटर का एक टाइप है। मैटर के 3 टाइप देखे हमने, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो जो सबसे सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन जिस मैटर में अवेलेबल है वो कौन से थे? Element. एलिमेंट। Compound and mixture are formed from 2 or more units. और जो कंपाउंड या मिक्सचर है तो वो सिंपलेस्ट कंपोजिशन नहीं है, तो वो 2 या उससे ज़्यादा यूनिट से तैयार होते हैं। तो जो मैटर 2 या उससे ज़्यादा यूनिट से जिसकी फॉर्मेशन होता वो है कंपाउंड और मिक्सचर। Whether these units are in a joint state with each other or separate decides whether the matter is a compound or a mixture. अब हमने देखे कि कंपाउंड या जो मिक्सचर है इसमें 2 या उससे ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। तो अब जो यूनिट्स से वो बने हैं तो वो यूनिट्स जॉइंट स्टेट में है या सेपरेट स्टेट में है, इस पे से तय किया जाता कि मैटर ये कंपाउंड है या मिक्सचर है। फिर अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी के ज़रिए कि कोई भी मैटर जो है वो कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो एक्टिविटी का नाम क्या है? On tasting the matter obtained by mixing iron fillings and sulfur with horseshoe magnet. अब हमने क्या किए, एक मैटर को हमने ऑब्टेन किए। वो मैटर कैसे लिए हमने? इसमें आयरन फिलिंग्स, ओके, यानी जो लोखंड रहता उसे उसका हमने फिलिंग्स यानी उसके छोटे छोटे कण लिए और उसके साथ क्या लिया हमने? सल्फर। और ये एक्टिविटी हम किसके साथ कर रहे हैं? मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ। और वो चुंबक किस किस्म का है? हॉर्सशू मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट होता है तो वैसा एक मैग्नेट का टाइप है हॉर्सशू मैग्नेट। Resulting matter was a mixture of iron and sulfur and possessed properties of both the compounds. अब जो मैटर हमने तैयार किए थे वो मैटर एक किस्म का मिक्सचर था और ये मिक्सचर किसका था? आयरन और सल्फर का। और इसलिए दोनों कंपोनेंट्स यानी आयरन और सल्फर दोनों के प्रॉपर्टीज वो मैटर में आ गए। Some particles were black, they were iron particles. अब ऊपर के मिक्सचर में जो पार्टिकल्स ब्लैक कलर के थे तो एक्चुअल वो किसके पार्टिकल थे? आयरन के पार्टिकल्स थे, या हम उसे फेरस के पार्टिकल्स कह सकते। The property of iron particles to get attract towards magnet was unchanged. अब आयरन पार्टिकल की एक खासियत रहती है कि वो हमेशा मैग्नेट की तरफ क्या होते? अट्रैक्ट होते। अब जब ये आयन्स को हमने सल्फर के साथ रखा तब भी उनकी ये प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या? नहीं। इसका मतलब इस एक्टिविटी में भी जो आयरन के पार्टिकल्स जो कि सल्फर के साथ मिक्स थे फिर भी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? मैग्नेट की तरफ। और जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी वो अनचेंज, यानी वो बदली क्या? नहीं, वो प्रॉपर्टी जैसे की वैसी थी। In other words, the compounds iron and sulfur were in free state in that matter. इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर जो आयरन और सल्फर के कंपोनेंट्स थे वो एक में मिक्स हुए क्या? नहीं। तो एक्चुअल वो कौन से स्टेट में थे? Free state. क्योंकि अगर फ्री स्टेट में नहीं होते तो आयन्स मैग्नेट को अट्रैक्ट करते क्या? नहीं। यानी मैग्नेट की तरफ जो आयन्स अट्रैक्ट हुए, इस पर से ये बात प्रूव होती है कि आयरन और सल्फर जो है ये कंपोनेंट्स कौन से स्टेट में थे? फ्री स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में थे क्या? नहीं। On the contrary, when iron fillings and sulfur were heated together and cooled, there was no effect or magnet and the characteristic yellow color of sulfur also disappear. अब ये जो हमने पहली एक्टिविटी की इसमें हमने क्या किया? सिर्फ आयरन और सल्फर को एक साथ लिए और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते के देखे हमने। लेकिन सेकंड टाइम में हमने क्या किया कि जो आयरन फिलिंग्स है और सल्फर है ये दोनों को हमने पहले क्या किए? हीट किए यानी उसको हमने उष्णता प्रोवाइड किए। उसके बाद हमने उसको क्या किया? कूल, ठंडा किया। और उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट हुआ नहीं होता, यानी अब मैग्नेट को आयन्स के जो पार्टिकल्स से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि अब उसका जो केमिकल रिएक्शन हुई किसके साथ? सल्फर के साथ, और एक अलग प्रॉपर्टीज का मैटर तैयार हुआ। इसलिए अब
जब हमने उनको हीट किया और कूल किया, अब वो आयन फीलिंग्स और सल्फर फ्री स्टेट में है क्या? नहीं, अब वो कौन से स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में होने की वजह से अब वो आयन फीलिंग्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं। और दूसरा एक चेंज आया, जब हमने आयन फीलिंग और सल्फर को हीट किया था उस वक्त जो येलो कलर है सल्फर का वो गायब हुआ। डिसअपियर यानी क्या? नष्ट होना, गायब होना। ओके, तो येलो कलर जो है सल्फर का वो भी यहाँ पर डिसअपियर हो चुका था। Some particles were yellow, they were of sulfur. कुछ पार्टिकल्स अभी भी प्रेजेंट थे मैटर के अंदर जो कि येलो कलर के थे, और येलो कलर की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते कि वो पार्टिकल कौन थे? सल्फर। A chemical combination took place between iron and sulfur due to heating in the above activity. फिर क्या हुआ बोला? जब हमने उसको हीट नहीं किया था तब आयन फीलिंग्स मैग्नेट को अट्रैक्ट हुए? नहीं हुए। हुए कि नहीं हुए? जब हमने उसको हीट नहीं किया था उष्णता देने से पहले, समझ में आ रहा? जब हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो हीट प्रोवाइड करने से पहले आयन फीलिंग्स मैग्नेट को अट्रैक्ट हुए, जबकि वो फ्री स्टेट में थे। उसके बाद हमने उसको हीट किया, कूल किया, कूल करने के बाद सल्फर का येलो रंग डिसअपियर हुआ और आयन फीलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट हुए क्या? नहीं। अब वो कंबाइंड स्टेट में थे। इसका मतलब उनके बीच क्या हुआ? केमिकल कॉम्बिनेशन। किसके बीच? आयन और सल्फर के बीच। और ये कब हुआ? जब हमने उसको क्या प्रोवाइड करे? हीट प्रोवाइड करे। यानी हीट प्रोवाइड करने के बाद आयन और सल्फर का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, और अब इस कंडीशन में आयंस जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं। The atom of iron and sulfur became joined by chemical bond to form molecules of a new compound. और इस एक्टिविटीज में जो आयन और सल्फर है जो कि एक में को क्या हुए? ज्वाइन हुए, उनका केमिकल कंपोजिशन हुआ। इसका मतलब उनके जो एटम्स है उनके बीच में क्या तैयार हुआ? केमिकल बॉन्ड। आयन का जो एटम है और सल्फर का जो एटम है ये दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड तैयार हुआ। केमिकल बॉन्ड तैयार होने के बाद आपको पता है दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अगर एक साथ केमिकल बॉन्ड में जुड़ जाते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स है अब वो एलिमेंट का है क्या? नहीं, वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। तो याद रखना है आपको कि हीट प्रोवाइड करने की वजह से आयन का एटम और सल्फर के जो एटम्स थे उनके बीच कौन सा बॉन्ड तैयार हुआ? केमिकल बॉन्ड। और उस वजह से एक नया कंपाउंड तैयार हुआ, और उस नए कंपाउंड का क्या तैयार हुए? मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जब एक एक मॉलिक्यूल्स तैयार होगा तो ऐसे हजारों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या तैयार होगा? नया कंपाउंड तैयार होगा। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। molecular formula. It indicates the number of atoms of each of the constituent elements present in one molecules of a compound. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की वजह से हमको क्या समझ में आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की वजह से हमको यह समझ में आता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड का हमने एक मॉलिक्यूल लिए तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा मैंने H2O। अब H2O लिखने की वजह से आपके समझ में आता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? दो। और ऑक्सीजन का कितना है? एक। यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल, वाटर क्या है? खुद एक कंपाउंड है, और उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट्स के कितने एटम है? दो। और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एक। ऐसे 3 नंबर ऑफ एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है किसका? वाटर का। ये एग्जांपल पर से आपके समझ में आएगा। A molecular formula includes the information regarding the symbol of all the constituent elements and their respective number as subscripts. सबस्क्रिप्ट किसे कहा जाएगा? तो देखो, अब मैं यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखता हूँ C6H12O6। ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की वजह से हमें क्या समझ में आता है? उनमें क्या, एक तो उसमें सिंबल रहते, सिंबल की वजह से हमको समझ में आता कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बराबर। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से मौजूद है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के सिंबल की वजह से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो हमको दिया गया कंपाउंड है इसके अंदर कौन से एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है। उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव नंबर भी पता चलते हैं जो कि सबस्क्रिप्ट, जो नीचे लिखते ना,
देखो हम C6, C के सामने लिखा क्या मैंने? नहीं। नीचे लिखा। तो नीचे लिखना इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। देखो अब ये मॉलिक्यूल किसका है? ये कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। कंपाउंड का नाम क्या है? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? एक कंपाउंड है। अब इसके अंदर ये ग्लूकोज कंपाउंड 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है। पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। उसके बाद कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम्स है? जैसे कि कार्बन के कितने एटम? 6 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6। ऐसे टोटल 24 एटम्स एक जगह आएंगे और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। इसलिए ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? एक किस्म का कंपाउंड है। आ रहा है समझ में आपके? हाँ। उसके बाद देखेंगे हम वैलेंसी क्या है। The ability of joining to another atom with a chemical bond is a chemical property of each atom is called valency of that atom. अब ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी क्या है? तो किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड तैयार करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, वैलेंसी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड तैयार करने की एक क्षमता है। जैसे कि हमने वाटर में देखे, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो सकता है। तो उस पर से हर एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी कि उसकी अनदर एटम के साथ केमिकल बॉन्ड तैयार करने की, जॉइन होने की कितनी एबिलिटी है, उस पर उसकी क्या कहा जाता है? वैलेंसी कही जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा था वाटर। अब हाइड्रोजन एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और उसकी जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी कितनी है? 1 है, बराबर। अब ऑक्सीजन अगर देखेंगे आप, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 26, बराबर। और इसकी अगर वैलेंसी लेंगे हम, तो ये वैलेंसी कितनी है? 2। आ रहा समझ में? क्योंकि देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के? 6। अब जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लगते? 8 में से 6 माइनस करो, कितने आते? 2। अब देखो एक चीज आपके यहाँ पर फोकस करता हूं मैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 1। ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी थी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन की एक बॉन्ड तैयार करने की क्षमता है, एक केमिकल बॉन्ड तैयार करने की, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी क्षमता है? 2 केमिकल। यानी एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन को एडजस्ट कर सकता है? 2 हाइड्रोजन के साथ। यानी देखो ये जो H2 है ना, इसमें ये O ली हमने, इसकी कितनी बॉन्ड तैयार करने की क्षमता है? 2। आ रहा समझ में? वैलेंसी 2 है, इसका मतलब 2 बॉन्ड तैयार कर सकता। और हाइड्रोजन कितना तैयार कर सकता? एक ही। इसलिए हाइड्रोजन इसके साथ एक और अगला हाइड्रोजन इसके साथ, यानी एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, इसलिए वो कितने केमिकल बॉन्ड तैयार करेगा? 2। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वो इसलिए एक ही केमिकल बॉन्ड तैयार करेगा। और इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है? 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसे कहते हैं हम वैलेंसी। An atom forms as many chemical bonds with other atom as its valency. अब एक जो एटम है, ओके, तो एटम की एक खासियत क्या है कि वो बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स है अदर एटम के साथ तैयार कर सकता एज इट्स वैलेंसी। लेकिन ये किस पे डिपेंड है? उसके वैलेंसी पे डिपेंड है। यानी कोई एटम है वो कितने केमिकल बॉन्ड तैयार कर सकता, ये किस चीज पर से हम तय करेंगे? तो वो चीज क्या है? उसकी वैलेंसी। अगर उसकी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब वो कितने केमिकल बॉन्ड तैयार कर सकता? 3 केमिकल बॉन्ड्स तैयार कर सकता। Generally, valency of an element remain constant in its various compounds. अब एक एलिमेंट्स के तो बहुत सारे कंपाउंड तैयार हो सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। जैसे कि हमने बताया आपको, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यानी एलिमेंट्स को किसी भी कंपाउंड में रहने दो, लेकिन उसकी वैलेंसी कैसी होती है? फिक्स होती है, निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है। Valencies of the constituent elements can be
deduce from the no molecular formula of a compound. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी अगर हमें जानना है तो हमें कंपाउंड के किसका स्टडी करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि एक अलग अदर एग्जांपल लेंगे अपन। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2। लेकिन यहाँ पर देखो एक कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, 2 नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। देखिए ना आपने फॉर्मूला क्या है, CO2। CO2 का मतलब एक अकेला कार्बन 2 अलग अलग ऑक्सीजन के साथ क्या तैयार कर रहा है, केमिकल बॉन्ड तैयार कर रहा है। फिर अब जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो कार्बन की वैलेंसी उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कि कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से इसकी वैलेंसी को भी एडजस्ट कर रहा है और इसकी भी वैलेंसी को एडजस्ट कर रहा है। तो आ रहा है समझ में आपके, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी को अगर जानना है तो हम उसको कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी हम जान सकते हैं। आ रहा है समझ में। CO2 ऑक्सीजन की 2 है और एक अकेला कार्बन 2 ऑक्सीजन को एडजस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक कार्बन की जो वैलेंसी है ये 2 ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट है। अब एक ऑक्सीजन की 2 है तो 2 ऑक्सीजन की कितनी होंगी, 4। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। The basis of this is the univalency of hydrogen. यूनी का मतलब क्या है मालूम है क्या आपको, यूनी यानी 1। यूनी जो है ये शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, 1। तो अभी आपने वाटर में देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। और ये जो वैलेंसी का पूरा जो स्ट्रक्चर समझना है तो हमें किसका स्टडी करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। क्योंकि हाइड्रोजन की खासियत क्या है मालूम है क्या, हाइड्रोजन की खासियत ये है कि उसका एटॉमिक नंबर 1, वैलेंसी 1 और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड तैयार कर सकता है, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और इसीलिए ये जो यूनिवैलेंसी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की है। On the other hand, the molecular formula of a compound can be written from the no valencies of the constituent element by the method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरी तरफ देखिए हमने तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो अगर हमने लिखे तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो हम जान सकते हैं। वो एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन का था। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन के ये क्या है, 2-4। ऑक्सीजन के 2-6। अब एक याद रखना है आपको, जो वैलेंसी है ना ये वैलेंसी मैक्सिमम कितनी रहती, 4। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा है तो जो वैलेंसी है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, 8 में से उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन की जो वैलेंसी, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 4 है। 4 तक एडजस्ट हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 6। 4 से ज़्यादा हुए। जब भी 4 से ज़्यादा होंगे तो उसको किस में से सब्सट्रैक्ट करना है, 8 में से। तो अब 8 में से अगर हमने 6 सब्सट्रैक्ट करे तो कितना आया, 2। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। आ रहा समझ में। अब हम जबकि हमने देखे कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की क्या है, 8 है, 2 है। तो हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, वो C2O4। अब 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं, इसलिए ये पूरे कंपाउंड को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए क्या रहेगा, CO2। यानी इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन इनसे जो कंपाउंड तैयार होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, CO2। है ना बेस्ट मेथड।